हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास रूरल बैंकिंग का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में रूरल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूज़र हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना है GEJKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग डेमोग्राफिक फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेमोग्राफिक फीचर्स होते क्या है उसका मतलब समझ लेते हैं। तो सिंपली देखो, एक कंट्री के अंदर जो हमारे यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन के जो भी फीचर्स होते हैं उन्हीं फीचर्स को हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक फीचर्स। जैसे एग्जांपल के लिए एक कंट्री है, ठीक है, उसके अंदर टोटल उसकी पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, उस टोटल पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं है, कितने को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, कितने लोग अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, कितने लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ये जो फीचर्स है ना हमारे पॉपुलेशन के, ठीक है, उन्हीं फीचर्स को हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक फीचर। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग इंडिया की जो पॉपुलेशन के फीचर्स है, यानी कि इंडिया के जो डेमोग्राफिक फीचर्स हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने इस लेक्चर को थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर एंड तक इस लेक्चर को जरूर देखना है, अगर आप इंडिया के डेमोग्राफिक फीचर्स के बारे में अच्छे से समझना चाहते हो। तो सबसे पहला जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है, इसकी हम बात करते हैं। तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इस समय इंडिया जो है पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 है। यानी कि वर्ल्ड के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। पहले ये जो दर्जा था वो चाइना का था, ठीक है, पहले जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होती थी वो हमारी चाइना होती थी। पर भारत ने चाइना को अब पीछे छोड़ दिया और इस टाइम इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। और इस टाइम अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें इंडिया की, तो वो कितने, लगभग 142862766 तो 1,42,46,27,663। क्लियर है। और अगर हम इसका कंपैरिजन ग्लोबल पॉपुलेशन के साथ करें तो ग्लोबल पॉपुलेशन का 17% जो पॉपुलेटेड एरिया है वो हमारे इंडिया का है। यानी कि अगर वर्ल्ड के अंदर 100 लोग हैं तो उसमें से 17 लोग जो है वो इंडियंस हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो इंडिया के पास वर्ल्ड का 2.4% ही जियोग्राफिकल एरिया है। यानी कि अगर 100 एरिया है, मान लो 100 स्क्वायर है, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.4% एरिया ही भारत के पास है। पर पॉपुलेशन का कितना हिस्सा है, 70%। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा फर्क है यहाँ पर। इसी के कंपैरिजन में अगर हम यूएसए की बात करें, जो कि यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आती है, तो यूएसए के अंदर जो टोटल एरिया है, वर्ल्ड का जो टोटल सरफेस एरिया है, यूएसए के पास 7.2% है। और जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो कितनी है, 4.5%। तो इंडिया के कंपैरिजन में काफी यहाँ पर कम है। नेक्स्ट अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन स्टेट वाइज बात करें कि स्टेट वाइज पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है। और जो टोटल पॉपुलेशन है इसकी वो लगभग 200 मिलियन पीपल्स की है, जो कि हमारे टोटल पॉपुलेशन का 16% होता है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र है, जो बिहार है, ये भी काफी बड़े स्टेट हैं, इनमें भी काफी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है। लगभग हर स्टेट के अंदर 100 मिलियन पीपल पाए जाते हैं, जो कि हमारे टोटल पॉपुलेशन का 9% यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, एक मतलब बिहार में भी, महाराष्ट्र में भी 9% जो है हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा रहता है। उसके बाद बात करते हैं लिटरेसी की। लिटरेसी का मतलब है पढ़े लिखे होना। ठीक है, यानी कि जो पर्सन पढ़े लिखे होते हैं उसको हम लिटरेट कह देते हैं।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लिटरेसी इन्वॉल्व एबिलिटी टू रीड एंड राइट। अगर कोई पर्सन पढ़ सकता है, लिख सकता है, अपनी बात को रख सकता है लिखकर, तो वो उसको हम लिटरेट पर्सन यहाँ पे जो है वो मानेंगे। अगर हम इंडिया के अंदर लिटरेसी की बात करें, तो इंडिया के अंदर जब भी हम लिटरेसी की मेजरमेंट करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर कितने लिटरेट पर्सन हैं, तो हम हमेशा जो 15 से 24 साल के बीच में जो पॉपुलेशन होती है, उसको काउंट करते हैं। यानी कि हमारे टोटल पॉपुलेशन के अंदर 15 से 24 साल तक के जो लोग हैं, ठीक है? उनको हम कंसीडर करते हैं जब भी हम लिटरेसी रेट को कैलकुलेट करते हैं। अब लिटरेसी रेट को कैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है? तो सबसे पहले हमें क्या ढूँढना होता है? नंबर ऑफ लिटरेट, यानी कि हमारे देश के अंदर कितने लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। तो अगर हम बात करें एग्ज़ाम्पल के साथ 15 से लेकर 24 ईयर्स के बीच में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, वो पहले हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे। तो मान के चलो वो कितने यहाँ पर 10,000 पे, सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है? बहुत छोटी है एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है? उसके बाद जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी यहाँ पर 15 से 24 साल तक, वो हम यहाँ पर आइडेंटिफ़ाई करेंगे। तो वो मान के चलो कितना है, 1 लाख रुपए। उसके बाद हम इसको 100 के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, तो ये हमारा लगभग 10% के अराउंड आ जाएगा। यानी कि 100% में से 10% जो पर्सन है वो लिटरेट है। यानी कि हर 100% में से सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% ही यहाँ पर लिटरेट हैं, पढ़े-लिखे हैं। तो इस तरीके से आप लिटरेसी रेट को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट की बात करें, तो वो लगभग कितना है, 74.04%। यानी कि अगर 100 पर्सन है, तो उसमें से 74.04% पर्सन यहाँ पर जो है वो पढ़े लिखे हैं, जो कि काफ़ी कम है अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ कंपैरिज़न करें। उसके बाद अगर हम स्टेट वाइज़ बात करें, तो केरला के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो पाया जाता है, वो कितना है, 93.91%। और सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो बिहार के अंदर पाया जाता है, जिसका जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, 63.82%। उसके बाद अगर हम प्रोग्रेस की बात करें कि हमारा जो इंडिया है वो लिटरेसी के मामले में कैसे यहाँ पर प्रोग्रेस किया है, तो अगर हम कंपैरिजन करें, तो 2001 में जो लिटरेसी रेट था इंडिया का, वो कितना था, 64.80%। जब हमने यहाँ पर 2011 में सेंसस की, तो वहां पर जो ये बढ़कर कितना हो गया है, 74.04%। यानी कि एक पॉजिटिव आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिला है। तो हमारा जो लिटरेसी रेट है वो एक तरह से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। उसके बाद अगर हम फीमेल लिटरेसी की बात करें, तो 2001 में वो कितनी थी, 53.7%। और 2011 में वो बढ़कर कितनी होगी, 65.5%। पर यहाँ पर देखो, चाहे यहाँ पर लिटरेसी रेट आपको बड़ी दिख रही है, फिर भी अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करें तो काफ़ी कम है। पर ओवरऑल बात है कि हमारा लिटरेसी रेट समय के साथ इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है लिटरेसी को बढ़ाने के लिए। तो देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो भी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझता है, और उसको बढ़ाने के लिए वो कई सारे यहाँ पर इनिशिएटिव लेता है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि लिटरेसी रेट को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, जिसके साथ आर्टिकल 30 यहाँ पे जो है डील करता है। ये जो आर्टिकल है वो क्या करता है, जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज होती हैं, यानी कि जो बहुत ही जिनकी कम पॉपुलेशन होती है देश के अंदर, उनको राइट देती है कि वो ना अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकती है, उनको मैनेज कर सकती है। यानी कि अगर कोई मान के चलो एक पर्सन है, ठीक है, वो माइनॉरिटी कैटेगरी में आता है, और वो अपना स्कूल ओपन करना चाहता है और अपने तरीके से यहाँ पर पढ़ाना चाहता है, तो इसके पास राइट है कि ये अपना स्कूल खोल भी सकता है और उसको मैनेज भी कर सकता है। उसे यहाँ पर किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेन प्रोविज़न यही है कि माइनॉरिटी वाले भी आगे आएँ, वो अपने जो सेक्टर है उनके लिए काम करें, उनके लिए स्कूल कॉलेजेस ओपन करें, ताकि एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है? तो इसके साथ हमारा आर्टिकल 41, 45 और 46 डील करता है, और ये बताता है कि सभी जो हमारे देश है उनको फ्री एजुकेशन यहाँ पर मिलनी चाहिए। एजुकेशन फ्री यहाँ पर मिलनी चाहिए। और इस आर्टिकल ने बोला है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट्स की है, यानी कि हर स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि उसके स्टेट में जितने भी लोग मिलते हैं उनको फ्री एजुकेशन यहाँ पर जो है वो मिल सके। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसके साथ हमारा जो आर्टिकल है वो हमारा 21A डील करता है। तो यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी का, मतलब कि सबको इक्वल ट्रीट करना है, किसी को भी कास्ट के बेस पर, सेक्स के बेस पर, क्लास के बेस पर या फिर क्रीड के बेस में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस आर्टिकल ने इंट्रोड्यूस किया कि जितने भी हमारे चिल्ड्रंस हैं,
ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पर चिल्ड्रंस है जो कि 6 से 14 साल के बीच में होते हैं, उनको फ्री एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो ये भी एक फंडामेंटल राइट बना दिया है। पहले तो ये फंडामेंटल राइट है कि कोई भी पर्सन हो, कोई भी कास्ट से हो, करियर से हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलनी चाहिए। वो भी किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाकर दाखिला ले सकता है, एडमिशन ले सकता है। ठीक है, साथ ही साथ एक और यहाँ पर हमारा आर्टिकल है वो इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो हमारे 6 से लेकर 14 ईयर्स के बीच में जो बच्चे हैं, उनके लिए कंपल्सरी कंपल्सरी एजुकेशन यहाँ पर जो है वो कर दी जाए। तो ये एक फंडामेंटल राइट ही आप यहाँ पर कह सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शन। तो जो हमारे वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन का मतलब है यहाँ पर जितनी भी हमारी शेड्यूल्ड कास्ट है या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनसे है, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 15, 17 और 46 यहाँ पर जो है डील करता है और कोशिश करता है कि उनको प्रॉपर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेटेड थे। वो भी लिटरेसी रेट को बढ़ाने में काफी इंपॉर्टेंस रोल यहाँ पर प्ले करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सेंसस क्या है उतना उसका यहाँ पर मतलब समझ लेते हैं। तो इकोनॉमिक सेंसस के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी का सर्वे करते हैं। हम अपनी इकोनॉमी का सर्वे करते हैं और इकोनॉमी से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम यहाँ पर जो है वो कलेक्ट करते हैं। जैसे कि जब हम पॉपुलेशन का सेंसस करते हैं, जनसंख्या जनगणना करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या है वो हम पता लगता है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे इकोनॉमिक सेंसस के अंदर हम इकोनॉमी का सर्वे करते हैं, ठीक है, उसकी गणना करते हैं और इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा, जैसे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही हैं, कौन कौन सी इकोनॉमिक इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कंपनीज हैं, ठीक है, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट का क्या लेवल है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है उससे रिलेटेड जो डाटा है उसे कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो काम है वो हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो ये जो है हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसे कलेक्ट करते हैं, ताकि उसे मैक्रो माइक्रो लेवल जो प्लानिंग है उसके लिए यूज किया जा सके। जो हमारी गवर्नमेंट है इस डाटा का यूज करके प्रॉपर प्लान्स वगैरह यहाँ पे जो है वो बना सके। तो जो ये सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसको जनवरी 2013 को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस नहीं किया था, जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 तक इसको जो है कंडक्ट किया गया था और इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया था। और इसमें हमारे जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स है उन्होंने भी काफी कंट्रीब्यूट जो है वो किया था। तो इसके अंदर सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं उनको इंक्लूड किया गया था, एक्सेप्ट कुछ और यहाँ पर एक्टिविटीज थी जिनको इस सर्वे के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था, यानी कि उनके रिलेटेड डाटा कलेक्ट नहीं किया गया था। जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, प्लांटेशन हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिफेंस हो गया। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज को छोड़कर बाकी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उनको इस सर्वे के अंदर जो है लिया गया था। अब इस सर्वे के कुछ फाइंडिंग्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट इन द कंट्री, यानी कि हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो परफॉर्म करती हैं, ठीक है, वो एंटिटीज कितनी है और कौन कौन सी है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट का मतलब वो एंटिटी जो कि यहाँ पर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते थे। तो इसमें जितनी भी हमारी यहाँ पर कंपनीज वगैरह हैं वो आ जाती है। तो पहली फाइंडिंग यहाँ पर क्या है इस सेंसस की, कि हमारे देश के अंदर, ठीक है, हमारे देश के अंदर टोटल 58.50 मिलियन इस्टेब्लिशमेंट है जो कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, जिसमें से रूरल एरियाज के अंदर हमारी 59.48% है, जो कि लगभग हमारा 34.80 मिलियन इस्टेब्लिशमेंट बनता है। और अर्बन एरियाज के अंदर ये जो नंबर है वो कितना है, 40.52%, जो कि 23.70 मिलियन इस्टेब्लिशमेंट बनता है। तो रूरल एरियाज में ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो काम करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे लेवल पे बहुत ज्यादा जो इस्टेब्लिशमेंट होते हैं रूरल एरियाज में ही डेवलप होते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर स्टेट्स की बात करें, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट की गिनती है वो बहुत ज्यादा है। ये 5 जो राज्य है, ठीक है, ये साथ में मिलकर टोटल 50% टोटल इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर जो है वो बनाते हैं। यानी कि हमारे देश के अंदर अगर 100 इस्टेब्लिशमेंट है तो उसमें से 50 इस्टेब्लिशमेंट इन 5 राज्यों में पाई जाती है। उसके बाद जो 77.5%, जो कि हमारे यहाँ पर लगभग 45.37 मिलियन बनता है, वो जो एंटिटीज है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंगेज है। देखो हमारे देश के अंदर एक्टिविटीज दो तरह की है,
एक एग्रीकल्चर हो गया जो कि खेती बाड़ी से रिलेटेड, और एक नॉन एग्रीकल्चर हो गया। तो ज्यादातर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है जो कि 77.55% है, वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व होती है, और बाकी की जो एंटिटीज बच जाती है जो कि लगभग हमारे यहाँ पर 22.45% है, और वो हमारा 13 मिलियन बनता है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जो है इंक्लूड होती है। हालांकि हम इसमें से जो क्रॉप प्रोडक्शन और प्लांटेशन है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। उसके बाद जो 89% ऑफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसको प्रोप्राइटर्स ओन करते हैं, जो कि इंडिविजुअली उसको यहाँ पर चलाते हैं, जिसमें से 50.4% जो है वो फीमेल्स के द्वारा जो है वो ओन किया जाता है, यानी कि 89 में से 15.4% कितने फीमेल्स जो है वो बिजनेस को चलाते हैं। नेक्स्ट, अगर इंप्लॉयमेंट की बात करें कि इन इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हमारे देश के अंदर इंप्लॉयमेंट यहाँ पर कितनी जनरेट होती है, कितने लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलते हैं, तो लगभग यहाँ पर देखो क्या है, 131.29 मिलियन पर्सन को यहाँ पर इंप्लॉयमेंट जो है वो मिली है इन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जिसमें से 51.71% रूरल एरियाज के अंदर है, और 48.29% अर्बन एरियाज के अंदर। तो टोटल जो पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिली है वो कितनी है, 131.29 मिलियन, जिसमें से आधे से ज्यादा रूरल एरियाज में और बाकी अर्बन एरियाज में। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात के अंदर टोटल जो एम्प्लॉयमेंट है वो कितनी है, 50%। यानी कि अगर टोटल एम्प्लॉयमेंट लोगों को 100 मिल रही है तो उसमें से 50 कहां पे मिल रही है, इन राज्यों में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो जो हमारा 82.57% है, ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो नॉन एग्रीकल्चर स्टैब्लिशमेंट में मिले। जैसे हमने डिवाइड किया था ना कि जो स्टैब्लिशमेंट है दो तरीके की, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर, तो सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो नॉन एग्रीकल्चर स्टैब्लिशमेंट में मिलती है, जो कि 82.57% है, और जो बाकी की 17.42% है ये हमारा एग्रीकल्चर स्टैब्लिशमेंट में काम करता है। उसके बाद अगर हम फीमेल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो टोटल एम्प्लॉयमेंट का 25.17% जो है वो हमारा फीमेल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि अगर 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले तो उसमें से लगभग 20 है वो हमारी यहाँ पर फीमेल्स होती हैं, जिसमें से 61.90 जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एरियाज के अंदर जो है वो मिलती है। ठीक है, तो ज्यादातर जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट, फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो रूरल एरियाज में मिलती है। नेक्स्ट, अगर एग्रीकल्चर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, क्योंकि देखो हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर का काफी इंपॉर्टेंस है, हमारी ज्यादातर जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो इस इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी जानना होगा। तो हमारे देश में टोटल 13.13 मिलियन एग्रीकल्चर इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, जो कि हमारे जो टोटल इस्टेब्लिशमेंट है उसका 22.5% जो है वो बनाता है। उसके बाद इसमें से जो 92% है, यानी कि जो टोटल हमारी यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट है एग्रीकल्चर की 13.13%, उसमें से 92% जो है वो हमारा रूरल एरियाज के अंडर जो है वो आता है। उसके बाद अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 22.28 मिलियन पर्सन जो है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर इस्टेब्लिशमेंट में जो है एम्प्लॉयड है, जिसमें से 92% जो है वो रूरल एरियाज में काम करते हैं। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट की बात कर ली, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की बात कर ली, उसके बाद रूरल एरियाज में कितनी इंप्लॉयमेंट है वो भी हमने यहाँ पर जो है वो बात कर ली। नेक्स्ट, अगर फीमेल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये लगभग हमारा टोटल एम्प्लॉय, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर जो टोटल एम्प्लॉयमेंट मिलती है उसका 38.85% जो है वो फीमेल एम्प्लॉयमेंट के अंदर, मतलब फीमेल को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। नेक्स्ट, अगर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो हमारे देश के अंदर जो टोटल इस्टेब्लिशमेंट्स है वो कितने 18.73 लाख, जिसमें से 59.6% जो है वो रूरल एरियाज के अंडर आती है। हैंडीक्राफ्ट आप लोगों को पता है कि जो ज्यादातर हाथों से हम काम करते हैं, कढ़ाई वगैरह करते हैं, ये रूरल एरियाज में ही ज्यादातर जो है वो पाई जाती है। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा जो स्टेट्स है जहां पर ये इस्टेब्लिशमेंट पाई जाती है वो क्या है, वेस्ट बंगाल है जिसके अंदर 70.6% है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है जहां पर 16.5% है, और उड़ीसा है 77.8% से, और आंध्र प्रदेश है 7.5% से, और लास्ट में तमिलनाडु 6.8%। इनकी टोटल जो एस्टैब्लिशमेंट है 18.73 लाख है, जिसमें से 59.6% रूरल एरियाज में से है। और ये जो 5 स्टेट है वहां पर सबसे ज्यादा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पाई जाती है। उसके बाद अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लगभग 42 लाख पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिलती है इन इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसमें से 52.6% जो है वो रूरल एस्टैब्लिशमेंट में काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की, यानी कि जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें वुमेन्स का कितना यहाँ पर रोल है। तो सबसे पहले देखो, जितने भी हमारी एस्टैब्लिशमेंट है जिनको वुमेन ऑन करती है, ठीक है, वो हेड है उसकी, तो 11.5% जो है रूरल एरियाज में है,
और 12.4% अर्बन एरियाज में। यानी कि जितने भी हमारे स्टैब्लिशमेंट वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा ओन किए जाते हैं, तो ज़्यादा जो हिस्सा है वो अर्बन एरियाज में जो है वो पाया जाता है। उसके बाद अगर हम वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें, तो लगभग 25.51% है। यानी कि अगर 100 यहाँ पर वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें से 25 हमारी यहाँ पर फीमेल्स ही होती हैं। तो वर्कफोर्स में भी फीमेल्स का काफ़ी यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है। उसके बाद ये देखा गया है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके द्वारा 8.05 मिलियन एस्टैब्लिशमेंट चलाया जाता है, जो कि जिसमें से 65% जो है रूरल एरियाज में रन करते हैं। और अगर हम उसका कंपैरिजन टोटल नंबर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट से करें, तो वो हमारा 13.76% जो है वो बनता है। अगर हम पूरा कंपैरिजन करें जो टोटल एस्टैब्लिशमेंट देश में चल रही है, तो उसमें से हमारा जो 13.76% है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो चला रही है। उसके बाद अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो लगभग 13.48 मिलियन पर्सन को जो है एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। ठीक है, जिसमें से 10.24 जो है वो, अगर हम टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करें, तो वो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो है वो काम करते हैं। यानी कि अगर हम इसका कंपैरिजन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करें जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली है, तो वो लगभग 10.24% जो है वो मानता है। तो ये टोटल नंबर है कि कितने लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिली है, और ये परसेंटेज है कि टोटल जो पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिली है उसमें से कितना हिस्सा वुमेन ओन्ड एस्टैब्लिशमेंट से आता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पर स्टेट्स है, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर सबसे ज्यादा वुमन ओन्ड एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर सेंसस की। अब एग्रीकल्चर सेंसस क्या है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेंसस की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर एग्रीकल्चर का सर्वे किया जाता है। यानी कि हमारे के देश के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो कैसा है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डाटा है कि हमारे एग्रीकल्चर की जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितनी है, उसकी ग्रोथ किस तरीके से हुई है ना, कितने लोग खेती कर रहे हैं, उनके पास कितनी लैंड है, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेंसस के अंदर जो है वो कलेक्ट की जाती है। तो सिंपल सा आप यहाँ पर मतलब समझो कि एग्रीकल्चर सेंसस के अंदर हम हमारी जो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है हमारी कंट्री के अंदर, उसका हम सर्वे करते हैं, और उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसे हम यहाँ पर जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो हमारी जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर थी, उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर सेंसस है वो हर 5 साल में होना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर में काफी चेंजेस आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए 5 साल में हमें सेंसस करने की जरूरत है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पॉलिसीज वगैरह बना सके। तो इस सेंसस के अंदर जो मेनली हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो दो तरह की होती है। एक होती है नंबर और एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम दो चीजें देखते हैं। पहले नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग, ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स यहाँ पर कितनी है, और दूसरा एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग। अब ये बेसिकली क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग का मतलब है कि हमारे देश के अंदर हमारी जो एंटिटीज हैं वो कितनी है जो खेती यहाँ पर करती हैं। ठीक है, ऑपरेशनल होल्डिंग का मतलब है यहाँ पर हमारा सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर समझो, जिसका यूज करके हम यहाँ पर खेती जो है वो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए लैंड, लैंड क्या है, जिसके ऊपर हम यहाँ पर खेती करते हैं। इसके अलावा कोई और एंटिटी हो सकती है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर खेती करते हैं, तो ये हमारा ऑपरेशनल हैंडिंग जो है वो कहलाता है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशनल हैंडिंग का मतलब कि लोगों के पास कितनी यहाँ पर लैंड है या फिर एंटिटी है जिसका यूज करके वो खेती करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, एक विलेज के अंदर 10 लोग हैं, उनके पास 10 लैंड है। ठीक है, 10 लोग हैं, उनके पास अलग अलग 10 लैंड है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इस विलेज के अंदर कितनी है, 10 है। तो सिंपल सा आप समझो कि लैंड हो या फिर कोई और एंटिटी हो जिसका यूज करके हम खेती करते हैं, वो हमारा ऑपरेशनल हैंडलिंग कहलाता है। उसके बाद एरिया ऑफ ऑपरेशनल हैंडलिंग का मतलब कि ये जो लैंड है, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर एंटिटी है, उसका एरिया कितना है। जैसे होता है ना कि कोई लैंड हमारी 1 हेक्टेयर की होती है, कोई 10 की होती है, कोई 100 की होती है, तो वो एरिया कितना है वो हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, इन दो इंफॉर्मेशन का ही डाटा हम आगे जो है डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स की बात करें कि जो हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उनके पास कितने ऑपरेशनल होल्डिंग्स है जिसका यूज करके वो खेती करते हैं, तो ये लगभग हमारा 138.35 मिलियन था 2010 और 11 में, जो कि इंक्रीज हो गए 146.45 मिलियन हो गया 2015 और 16 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग 5.86% का यहाँ पर इंक्रीज आया, तो ये थोड़ा पॉजिटिव साइन है। उसके बाद अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि ये जो होल्डिंग्स है ना, वो कैसे कैसे हैं, तो सिंपली देखो, जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो मार्जिनल हमारी खेती होती है उसके पास 68.5% है। उसके बाद स्मॉल जो फार्मर्स है उनके पास जो होल्डिंग है वो कितनी है, 17.6%। उसके बाद जो सेमी मीडियम है
वो कितना है 9.6% और मीडियम कितना है 3.8% और लार्ज कितना है 0.6%। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो टोटल नंबर है वो तो कितना है हमारा यहाँ पर आज के टाइम में 146.4 मिलियन। उसके बाद देखो होते हैं ना कि किसान, कोई बहुत बड़े किसान होते हैं, कोई छोटे किसान होते हैं, कोई बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो उसकी हमने देखा कि ये जो डिवाइडेशन है उनके पास कितनी कितनी होल्डिंग है। तो सबसे ज्यादा मार्जिनल के पास है, सबसे ज्यादा मार्जिनल के पास है यहाँ पर होल्डिंग, जो कि छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम ऑपरेशनल एरिया की बात करें, एरिया का मतलब कि वो जो लैंड है या फिर एग्रीकल्चर एंटिटी है उसका एरिया कितना है, वो हम यहाँ पर जो है देखेंगे। तो सिंपली देखो, जो टोटल एरिया था हमारा 2010 और 11 में, वो कितना था 159.59 मिलियन, ठीक है। जो कि यहाँ पर कम होकर, जो कि यहाँ पर 2015-16 में कम होकर कितना हो गया 157.82 मिलियन। तो यहाँ पर आपको 1.11% का डिक्रीज देखने को मिला है। तो ये क्या है, एक नेगेटिव साइन है, यानी कि खेती करने की जो जगह है, जो एरिया है, वो समय के साथ कम हुई है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मार्जिनल के पास जो एरिया है वो कितना है 24% है, सेमी मीडियम के पास कितना है 23.8% है, स्मॉल के पास कितना है 22.9% है और मीडियम के पास 22.2% है और लार्ज की अगर बात करें तो उसके बाद 9.1% है। तो अगर आप ऑपरेशनल जो हमारा नंबर है उसके साथ कंपैरिजन करो तो स्मॉल के पास कितना है, नंबर में अगर बात करें 68.5%, पर अगर एरिया वाइज बात करें तो वो कितना है लगभग 24%। उसके बाद अगर हम फीमेल्स की बात करें कि इसमें फीमेल्स का यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन है, तो फीमेल्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर पहले 2010-11 में कितना था 12.79%, पर ये 2015 और 16 में बढ़कर कितना हो गया 13.96%। यानी कि आप देखोगे कि जो फीमेल्स है उनका खेती में जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम होली ओन्ड और सेल्फ ऑपरेटेड होल्डिंग से बात करें, होली ओन का मतलब जिसके ऊपर जो पर्सन खेती कर रहा है उसकी पूरी तरीके से ऑनरशिप है, ठीक है, उसने किसी से किराए पे जमीन नहीं ली है, उसकी खुद की जमीन है। तो वो यहाँ पर कितनी है 98%, ठीक है। अगर हम 2010 और 2015-16 में कंपैरिजन करें तो वो सेम ही थी, यानी कि 2010 से लेकर 2015-16 तक कोई भी चेंज नहीं आया है, 98 की 98% ही रही थी। उसके बाद अगर होली लीज होल्डिंग्स की बात करें, लीज होल्डिंग्स का मतलब है जिसके अंदर जो खेती कर रहा है, ठीक है, जो पर्सन खेती कर रहा है उसकी खुद की लैंड नहीं है, बल्कि वो क्या कर रहा है लैंड को किराए पर लेकर उसको यूज कर रहा है। तो इसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पर एस्टिमेट की गई थी, कितनी थी यहाँ पर 5.31 लाख रुपीस, ठीक है, 2000 हेक्टेयर सॉरी। वो कितना है 2015-16 में लगभग 0.36% ये जो है वो बनाता है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो लीज लैंड है वो किसके पास है, मार्जिनल कैटेगरी फार्मर्स के पास है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर कंक्लूड करूं, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग था, एक बार फिर से हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर एरिया वाइज देखा जाए, ठीक है, नंबर वाइज देखा जाए तो टोटल कितना है 138.35 मिलियन, ठीक है, जो कि इंक्रीज होकर कितना हुआ है हमारा 146। यानी कि अगर नंबर्स की बात करें ऑपरेशन हैंडलिंग की तो वो इंक्रीज हुआ है, एरिया की बात करें तो वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर जो वुमेन्स हैं उनकी यहाँ पर शेयरिंग की बात करें तो वो लगभग इंक्रीज हुआ है हमारा 1% से कुछ यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। और अगर हम होली ओन्ड और सेल्फ ऑपरेटेड होल्डिंग्स की बात करें तो वो उसमें हमारा कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं है, वो 98% का 98% ही यहाँ पर रहा है, ठीक है। होली लीज जो होल्डिंग्स है उनकी जो टोटल अमाउंट है वो कितने 5.31 लाख, ठीक है, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा किसके पास है 4.5 लाख रुपीज मार्जिनल कैटेगरी के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे देखो क्या है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो ये जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि किसी देश के अंदर सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो अगर आपको किसी देश की ओवरऑल डेवलपमेंट देखनी हो तो आप इन इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हो। तो पहला जो हमारा इंडिकेटर है उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हमें बताता है कि किसी देश के अंदर जो हमारे ह्यूमंस रहते हैं, जो पीपल्स हैं, उनकी डेवलपमेंट कितनी हुई है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये हमें ह्यूमंस की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके बारे में बताता है कि ह्यूमंस की इकोनॉमिक लेवल पे कितनी डेवलपमेंट हुई है, हेल्थ सेक्टर में कितनी डेवलपमेंट हुई है, एजुकेशन लेवल पे कितनी डेवलपमेंट हुई है, उन सभी के बारे में बताता है। तो अगर आपको किसी देश के अंदर ह्यूमंस की ओवरऑल डेवलपमेंट और वेलबींग को देखना हो तो आप इस इंडेक्स का यूज जो है वो कर सकते हो। तो इस इंडेक्स को डेवलप किया था हमारी यूनाइटेड नेशंस ने और इसको पहली बार यूज किया गया था 1990 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये हमें 3 डायमेंशंस के अंदर हमारे जो ह्यूमंस हैं उनकी डेवलपमेंट बताता है, जिसमें से जो पहला डायमेंशन है वो क्या है, हेल्थ डायमेंशन। तो हेल्थ डायमेंशन हमें बताता है कि ह्यूमंस की हेल्थ लेवल पे कितनी डेवलपमेंट हुई है।
तो हेल्थ लेवल पे डेवलपमेंट को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक देश के अंदर जो हमारे ह्यूमंस रहते हैं उनकी जो एवरेज एज होती है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये एवरेज एज क्या होती है, तो एक देश के अंदर नॉर्मली कितने सालों के लिए लोग जो है वो जिंदा रहते हैं, उसको हम एवरेज एज कहते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक्स कंट्री, वहां पर लोग 65 ईयर्स, एवरेज एज कितने, 65 ईयर। तो इसका मतलब क्या हो कि एवरेजली लोग जो है वो 65 ईयर्स तक जो है वो जिंदा रहते हैं, उनके बाद उनकी डेथ हो जाती है। अगर किसी देश के अंदर ये जो एवरेज एज है वो ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर हेल्थ सर्विसेज बहुत ज्यादा है, तो हेल्थ लेवल पे जो डेवलपमेंट है वो अच्छी हुई है। अगर एवरेज एज कम है तो वहां पर जो डेवलपमेंट है वो कम होती है। तो इसके अंदर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन की। जो एजुकेशन डायमेंशन है वो हमें बताता है कि एजुकेशन लेवल पे कितनी यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। तो एजुकेशन लेवल पे डेवलपमेंट को देखने के लिए हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं। पहली जो चीज है वो क्या है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। अब ये मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या होती है, तो एक देश के अंदर एवरेजली, ठीक है, एवरेजली जो हमारे ईयर्स हैं, एवरेज ईयर्स हैं जहां तक हमारे लोगों को एजुकेशन मिलती है, उसको हम मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक एक्स कंट्री है, वहां पर एवरेजली जो लोग हैं उनको 25 ईयर्स तक एजुकेशन जो है वो मिलती रहती है। मतलब उनका एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हर पर्सन को लगभग 25 सालों तक एजुकेशन मिलती है। तो ये जो एवरेज ईयर्स है ना, ठीक है, जहां तक एजुकेशन मिल रही है, इसी को हम मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कहते हैं। और ये जो एज है वो जितनी ज्यादा होती है उतना ही डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों को एजुकेशन बहुत अच्छी यहाँ पर मिल रही होती है। उसके बाद क्या, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। अब एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या होता है, तो देश के अंदर एवरेज, ठीक है, अगर हम एवरेजली बात करें तो हमारे जो सिटीजन्स है, ठीक है, उनको कितना साल लगता है अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। जैसे अगर हम बात करें एक एक्स कंट्री है, वहां पर अगर एक नॉर्मल पर्सन, ठीक है, नॉर्मल पर्सन स्कूलिंग करता है तो लगभग उसको 15 साल लगते हैं अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट करने के लिए बिना फेल हुए। अब फेल होने में तो बहुत साल लगे, एवरेजली अगर हम नॉर्मली बात करें तो 15 साल लगते हैं। मतलब 15 साल उसको लगभग पढ़ना पड़ता है अपनी स्कूल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो ये भी जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर इकोनॉमिक लेवल पे कितनी डेवलपमेंट हुई है, हमारे लोग जो है उनकी जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना इंक्रीज हुआ है, उनकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, उसे हम यहाँ पर जो है वो देखते हैं। तो इसके अंदर हम बेसिकली जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा, उसे हम कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा मतलब क्या है कि एक देश के अंदर हमारे जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी इनकम यहाँ पर कितनी है, एक पर्सन की इनकम कितनी है, उसी को हम पर कैपिटा इनकम जो है वो कहते हैं। अब इनकम से ही पता लगेगा कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, वो बेसिक चीजें अफोर्ड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज हमें पता लगती है। तो इन तीन डायमेंशन से हमें पर्सन की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके बारे में पता लग जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की। अब ये जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बिल्कुल हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरीके से ही है। बस डिफरेंस क्या है कि हम जब भी यहाँ पर ह्यूमंस की डेवलपमेंट देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ओवरऑल वेलबींग कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जेंडर वाइज करते हैं। यानी कि मेल की डेवलपमेंट कितनी है वो अलग से कैलकुलेट करते हैं, फीमेल्स की डेवलपमेंट कितनी है वो अलग से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, तो पहले हम मेल को चूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसके हेल्थ लेवल पे कितनी डेवलपमेंट हुई है, एजुकेशन लेवल पे कितनी डेवलपमेंट हुई है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना इंक्रीज हुआ है, वो चीजें कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद फीमेल की भी सेम चीजें, हेल्थ लेवल पे कितनी डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, एजुकेशन लेवल पे कितनी डेवलपमेंट हुई है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना इंक्रीज हुआ है वो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद कंपैरिजन भी करते हैं कि ये जो दो हमारे इंपॉर्टेंट जेंडर्स हैं, इनके बीच में जो डेवलपमेंट हुई है, इनकी जो डेवलपमेंट हुई है उसमें कितना फर्क है। नॉर्मली आप देखोगे कि मेल की जो डेवलपमेंट होती है वो ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू हमारे यहाँ पर फीमेल्स। तो वो चीज हम देखते हैं और उसको सुधारने की कोशिश भी जो है वो करते हैं। तो फंडा सेम है, ह्यूमन डेवलपमेंट ही देखनी है, बस डिफरेंट तरीका डिफरेंट है कि मेल और फीमेल की अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और उसका बीच का जो डिफरेंस है वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो डायमेंशन इसकी बिल्कुल सेम है, हेल्थ लेवल की है, एजुकेशन लेवल पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अगर हम इंडिया की हेल्थ सेक्टर की बात करें कि हेल्थ सेक्टर कैसा है हमारे इंडिया का, तो अगर हम देखें कि हेल्थ में डेवलपमेंट क्या है, तो हम एवरेज एज देखते हैं कि इंडिया की कितनी है।
तो नॉर्मली देखो अगर हम 1970-75 की बात करें तो एवरेज एज कितनी थी हमारी यहाँ पर 49.7 ईयर्स। यानी कि हमारे देश के अंदर लगभग लोग जो है वो 50 साल तक ही यहाँ पर जीते थे, उनके बाद उसकी डेथ हो जाती है। मतलब इतनी अच्छी मेडिकल सर्विसेज तब नहीं थे। पर 2012 और 16 के दौरान ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो गए 68.7% होगी, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर मिलता है, देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल्स की बात करें तो वो कितनी है, लगभग 70 साल है। और अगर हम मेल्स की बात करें तो वो कितनी है हमारी 67.4%। उसके बाद अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो ये कितना है हमारा 33 पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, अभी मोर्टेलिटी रेट क्या मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चे, ठीक है, ऐसे बच्चे जो कि पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर में ही उनकी डेथ हो जाती है, वो कितने हैं। तो हमारे देश के अंदर लगभग अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें 33 जो है वो 1 साल के अंदर अंदर में ही उनकी डेथ जो है हो जाती है। उसके बाद अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि हमारे हेल्थ सेक्टर में क्या-क्या चैलेंजेस हैं, तो पहला जो चैलेंज है, वो क्या है, लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस। हमारे देश के अंदर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है, वो बहुत कम है। कुछ सर्विसेज को छोड़कर जैसे कि प्रेगनेंसी केयर हो गया या फिर लिमिटेड चाइल्ड केयर हो गया, है ना? इनको सर्विसेज मिल जाती है, पर इनके अलावा अगर और कोई हमें हेल्थ सर्विसेज चाहिए, तो वो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, हमें सर्विसेज नहीं मिल पाती है। उसके बाद क्या है, सप्लाई साइड डेफिशिएंसी। अब ना हमारे पास जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, हमारे जो नर्सेस वगैरह हो गए, वार्ड बॉयज हो गए, उनकी भी काफ़ी कमी है। साथ के साथ उनको ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं की जाती, जिसकी वजह से पुअर हेल्थ मैनेजमेंट जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है, इनएडुकेट फंडिंग। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ज़्यादा फंडिंग भी नहीं करती हेल्थ सेक्टर पे। अगर हम कंपैरिजन करें, अप्रोक्सीमेटली बात करें, तो लगभग 1.3% ऑफ जीडीपी ही खर्च किया जाता है हेल्थ सर्विसेज पे, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद क्या है, ओवरलैपिंग ज्यूरिडिक्शन। तो ओवरलैपिंग ज्यूरिडिक्शन में क्या होता है कि हमारे देश के अंदर कोई भी सिंगल अथॉरिटी नहीं है जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए काम करे, यानी कि उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस इशू करे, उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसको मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, उसको अच्छे से चलाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की, कि गवर्नमेंट कौन-कौन से यहाँ पर इनिशिएटिव ले रही है हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, कौन-कौन से इनिशिएटिव वो ले चुकी है। तो पहला जो इनिशिएटिव है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम का जो मेन पर्पस था, एम था, वो यही था कि वुमेन्स और चिल्ड्रन के अंदर जो मोर्टेलिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके कॉजेज़ को एड्रेस किया जा सके, यानी कि इसकी प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। अब ये मोर्टेलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, तो सिंपली देखो, ऐसी वुमेन्स, ठीक है, ऐसी वुमेन्स जो कि प्रेगनेंसी के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, या फिर ऐसे चिल्ड्रन, ठीक है, ऐसे चिल्ड्रन जिनकी जो डेथ है वो पैदा होने के 1 से 5 साल के अंदर-अंदर में हो जाती है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए इस प्रोग्राम को जो है लेकर आया गया था। तो इसमें कई सारे इनिशिएटिव लिए गए थे, जिसके अंडर ये जो हमारे वुमेन्स हैं और जो चिल्ड्रन, उनकी हेल्थ को डेवलप करने पे फोकस किया गया था। जैसे कि स्कोर कार्ड का यूज़ किया जाने लगा ताकि जो हेल्थ परफॉर्मेंस है उनको ट्रैक किया जा सके, या फिर नेशनल आयरन प्लस का यूज़ किया जाने लगा ताकि जो एनीमिया की इश्यूज़ हैं, जिससे काफ़ी चिल्ड्रन की डेथ होती है, उसको यहाँ पर दूर किया जा सके। तो मेन पर्पस इसका यही था कि जो भी बर्थ के टाइम में डिफेक्ट्स हैं, डिसीज़ेज़ हैं, डेफिशिएंसीज़ हैं चिल्ड्रन के अंदर, हमारे वुमेन्स के अंदर, उनको दूर किया जा सके। तो मेन पर्पस इस प्रोग्राम का क्या था कि वुमेन्स की प्रेगनेंसी के दौरान जो डेथ हो रही है और जो हमारे चिल्ड्रन हैं जिनकी 1 से 5 साल में डेथ हो जा रही है, उसको कम से कम किया जा सके, उसके लिए इनिशिएटिव लेना। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, वो क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट इनिशिएटिव हमारा क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम का जो मेन पर्पस था, वो ये था कि 1 से लेकर, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर चिल्ड्रन है, ठीक है, उनका बर्थ से लेकर 18 सालों तक, ठीक है, 18 सालों तक उनकी हेल्थ में डेवलपमेंट की जाए, ठीक है? उनकी हेल्थ में डेवलपमेंट की जाए। तो इसमें बेसिकली होता क्या था, तो एक जब बच्चा पैदा होता था, ठीक है? तो पैदा होने के 18 साल के अंदर-अंदर में हर चिल्ड्रन की जो है प्रॉपर्ली स्क्रीनिंग की जाती थी, ताकि ये देखा जा सके कि इनमें कोई बीमारी तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है? कोई डिसीज़ तो नहीं है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या होता है कि एक बच्चे को बर्थ से लेकर 18 सालों तक, ठीक है? 18 सालों तक जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोशिश करते हैं कि इन इन बच्चों के अंदर जो भी बीमारियाँ हैं, उनको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए और उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। तो इसमें इन जो चिल्ड्रंस हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाती है, और अगर कोई बीमारी दिखती है तो प्रॉपर्ली उनको मैनेज किया जाता है, उसको उसकी ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम जो मेन पर्पस था, वो ये था कि जो एडोलेसेंट है,
ठीक है, जो चाइल्डहुड से निकले हैं और हमारे जवानी में जाने वाले हैं, ठीक है? जो एडोलेसेंट हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी ताकि वो अपने हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकें। तो इसमें इस जो प्रोग्राम का जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो एडोलेसेंट हैं, उनको पार्टिसिपेट करवाया जा सके, ठीक है? और उनको गाइडेंस दी जाए, एम्पावर किया जा सके कि वो अपने हेल्थ और वेल-बीइंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकें। नेक्स्ट बात करते हैं जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसका जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो हमारी वुमेन्स हैं, उनकी जो डिलीवरीज़ हैं, ठीक है? प्रेगनेंसी के दौरान जो डिलीवरीज़ हैं, वो हॉस्पिटल्स में करवाई जाए। क्योंकि देखो जनरली क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में कई जो हमारी वुमेन्स ऐसी होती हैं जो कि हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो नहीं उठा सकते। तो वो क्या करते हैं घर पे ही, ठीक है? घर पे ही डिलीवरी को प्रेफ़र करते हैं और घर पे जब कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम अराइज़ हो सकती है, वहाँ पर वुमेन की भी डेथ हो सकती है, बच्चे की भी डेथ हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पर वुमेन्स को मोटिवेट किया जा सके कि वो हॉस्पिटल्स के अंदर आकर अपनी यहाँ पर डिलीवरीज़ कराएँ क्योंकि वहाँ पर डिलीवरीज़ करवानी काफ़ी अच्छी रहती है, सिक्योर भी रहती है। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष का जो मेन पर्पस था वो यही था कि कंट्री के अंदर इम्यूनाइजेशन यहाँ पर करवाया जाए। इसका मतलब क्या होता है वैक्सीनेशन। जैसे यहाँ पर कोविड फैला था, तो हमारे देश क्या चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो सके। तो इसी तरीके से हमारे देश के अंदर जो भी बीमारियाँ हैं, उसके रिगार्डिंग जल्दी से जल्दी जो है वो वैक्सीनेशन करवाएँ। ये हमारा मेन पर्पस था मिशन इंद्रधनुष का। इन्होंने एम भी रखा था कि 2018 तक जो ये जो वैक्सीनेशन है, वो लगभग 90% तक हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। अब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है? जो मेंटल इश्यूज़ हैं, बीमारियाँ हैं, उनको जल्दी से जल्दी जो है मैनेज किया जा सके। तो इसके अंदर जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। साथ के साथ क्वालिफाइड जो स्टाफ है, उनको अपॉइंट किया जाता है ताकि वो इन मेंटल डिसऑर्डर्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर सके और लोगों को जो मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज है वो यहाँ पर मिल सके। नेक्स्ट क्या है पल्स पोलियो कंपैरिजन। तो पल्स पोलियो कंपैरिजन के अंदर जो पोलियो हमारी बीमारी है उसको दूर करने के लिए की बात की गई थी। तो इसके अंदर हमारे जितने भी 5 साल से कम के बच्चे थे उनको पोलियो की ड्रॉप्स दी गई थी ताकि ये जो पोलियो की बीमारी है जो कि शुरुआती दिनों में होती है इसको दूर किया जा सके। नेक्स्ट क्या है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। अ, ठीक है। एक हमारा यहाँ पर आएगा राष्ट्रीय आरोग्य निधि। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि का जो मेन पर्पस था वो ये था कि हमारे देश के अंदर जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं उनको बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। नॉर्मली देखो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग आते हैं उनको वो हेल्थ सर्विसेज जो है वो नहीं मिल पाती है क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हॉस्पिटल का खर्चा। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि के जरिए जो गवर्नमेंट है वो इनको बेसिक हेल्थ सर्विसेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है या फिर मिनिमल कॉस्ट पे। उसके बाद क्या नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम का मेन पर्पस था कि लोगों को टोबैको के प्रति जो है वो उनको अवेयर किया जा सके, उनके जो नुकसान है उसके बारे में बताया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो इस प्रोग्राम का पर्पस था कि 6 0 से लेकर जो 6 साल तक के चिल्ड्रन हैं, उनको न्यूट्रिशन और हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके। यानी कि देश के अंदर जो न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस है इन चिल्ड्रंस का, वो यहाँ पर इंक्रीज़ किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशंस की, ठीक है? हमारा देश जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में काफ़ी आगे है, ठीक है? हमारे देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो पैदा किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारा देश जो है वो मिल्क और पल्सेस के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा जो मिल्क और पल्सेस है वो हमारे देश के अंदर ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसी के साथ राइस, व्हीट, शुगर केन के केस में हमारा जो देश है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो आता है। पर इसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर जो लोग हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है। हमारा जो स्टेट है, ठीक है, द स्टेट फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार जो कि 2020 में इंट्रोड्यूस की गई थी, हमारे देश के अंदर जो 14% इंडिया पॉपुलेशन है वो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया था कि लगभग 189.2 मिलियन पीपल जो है वो अंडर नरिश्ड है, यानी कि उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, जिसमें से 34.7% चिल्ड्रन हैं जिनकी एज 5 साल से कम है। नेक्स्ट क्या है न्यूट्रिशनल स्टेटस चेंजेस क्या है हमारे देश के अंदर। तो यहाँ पर देखो जो हमारा सर्वे था 2015-16 का, उसने बताया कि काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले। जैसे कि अगर हम परसेंटेज ऑफ एनेमिक चिल्ड्रन की बात करें जो कि न्यूट्रिशन की कमी से होती है, तो वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, 69% से डिक्रीज हो गई, वो कितनी हुई है 58.6%, पर ये भी कम नहीं है, बहुत भी ज़्यादा है।
उसके बाद जो सेवरली वेस्टेड चिल्ड्रन है, सेवरली वेस्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं? जिनका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है। जब उनको खाना नहीं प्रॉपर्ली मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो उनका वेट काफ़ी कम होता है। तो हाइट के मुकाबले जब वेट काफ़ी कम होता है, तो उसको हम सेवरली वेस्टेड चिल्ड्रन जो है वो कहते हैं। तो ये इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है? ये चिंता की बात है कि 6.4% इंक्रीज़ होके ये 7.5% हो गया है। उसके बाद अगर हम चाइल्ड स्टर्निंग की समस्या की बात करें, तो ये 48% से कम हो के 38.4% हो गया। चाइल्ड स्टर्निंग क्या होता है? जब किसी चिल्ड्रन की जो ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं हो पाती, जैसे कि हाइट बहुत कम रह गई या वेट बहुत कम हो गया, तो वो चाइल्ड स्टर्निंग कहलाता है। उसके बाद अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या बताता है? ये बताता है कि किसी देश के अंदर भुखमरी कितनी है, लोग कितने यहाँ पर भूखे मर रहे हैं, उसके बारे में पता लगता है। जो हमारा जो देश है, ठीक है, 2019 के अंदर 117 कंट्री में 102 नंबर पे आया था, ठीक है? अगर हम भुखमरी की बात करें, तो काफ़ी पीछे मतलब काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर भुखमरी की। नेक्स्ट जो स्कोर मिला था इंडिया को, वो कितना था? 30.3 प्लेसेस जो है उसको यहाँ पर मिला था। अगर हम इसके नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, नेपाल की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, तो वहाँ पर जो रैंकिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन की, कि एजुकेशन सेक्टर हमारा यहाँ पर कैसा है, उसमें क्या-क्या चेंजेस आए हैं। तो 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो यहाँ पर की गई थी, ताकि जो हमारे चिल्ड्रंस हैं जिनकी एज 6 से लेके 14 साल है, उनको कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को बनाया गया था, जो कि 1953 में इसको बनाया गया था। इसका जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो हायर एजुकेशन है हमारे देश के अंदर, उनको रेगुलेट किया जा सके और उनको प्रमोट किया जा सके, ताकि लोगों को हायर एजुकेशन प्रॉपर्ली मिल सके। नेक्स्ट क्या है? एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो अगर हम एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया की बात करें, तो हमारे देश के अंदर प्राइमरी एजुकेशन होती है, सेकेंडरी एजुकेशन होती है, सीनियर सेकेंडरी होती है, फिर हायर एजुकेशन लेवल जो है वो होता है। हमारे देश के अंदर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आईआईटी हो गई, आईएमएस हो गई, ठीक है? नेशनल लॉ स्कूल्स हो गए, जो कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी जो है पाई जाती है, पर इसकी जो गिनती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम होती है। उसके बाद रिजर्वेशन सिस्टम यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, तो हमारे देश के अंदर सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 जो है वो पास किया गया था। तो इस एक्ट को पास करने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि हायर एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन की जाए। रिजर्वेशन का मतलब है कि कुछ सीटें जो है वो रिजर्व करके हमारी जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके लिए जो है वो रिज़र्व करके रखी जा सके, ताकि उनका भी एजुकेशन लेवल जो है इंक्रीज़ हो सके। जैसे एग्ज़ाम्पल के मान के लो, अगर किसी कॉलेज के अंदर 100 सीट्स हैं, 25 हमने रिज़र्व करके रख ली हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ताकि वो उनको यहाँ पर एडमिशन मिले ही मिले, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है इनिशिएटिव लिया गया था। तो रिज़र्व सीट जो है वो नॉर्मली कितनी थी? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 7.5%, उसके बाद 15% शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और जो हमारी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं ओबीसी, उसके लिए 27% जो है फिक्स की गई थी। हालाँकि हमारे जो स्टेट्स हैं, उन्होंने अपनी जो लोकल पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इस परसेंटेज में चेंज किया। जैसे कि तमिलनाडु ने यहाँ पर देखो क्या है, 18% रिज़र्व की थी एससी के लिए, 1% रिज़र्व की थी एसटी के लिए, और बाकी जो 60% है वो एसटी स्टूडेंट के लिए रिज़र्व की थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या है? रूरल अर्बन माइग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पर? रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? तो सिंपली देखो, जब हमारे लोग रूरल एरियाज से, ठीक है, निकल कर अर्बन एरियाज में जाने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है रूरल अर्बन माइग्रेशन। जैसे कि आप लोग को पता है कि रूरल एरियाज में हमारे गांव होते हैं, ठीक है, वहां पर जो इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो बहुत कम होती है, ठीक है, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काफी कम होता है। और अर्बन जो हमारे एरिया, शहरी इलाके हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है? साथ के साथ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी डेवलप होता है, तो लोग जो है रूरल एरियाज़ से निकलकर अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं, और इसी को हम रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो कहते हैं। अब ये जो रूरल अर्बन माइग्रेशन होती है वो बेसिकली हमारी 2 टाइप की होती है। पहला देखो क्या है? ट्रेडिशनल एंड सीज़नल माइग्रेशन। तो ट्रेडिशनल के अंदर क्या होता है कि हमारे जो विलेजेस के लोग हैं, वो परमानेंटली शिफ्ट होने लग जाते हैं हमारे अर्बन एरियाज़ में। जैसे कि किसी को काम मिल गया तो वो परमानेंटली वहीं पे शिफ्ट हो गया, अपने परिवार को लेकर चला गया। तो वो हमारा ट्रेडिशनल जो है वो रूरल अर्बन माइग्रेशन कहलाता है। उसके बाद क्या है? सीज़नल अर्बन माइग्रेशन। सीज़नल अर्बन माइग्रेशन क्या होता है? तो इसके अंदर सिर्फ़ जो हमारे विलेजेस के लोग होते हैं वो एक सीज़न के लिए जाते हैं शहर में। जैसे कि होता है ना कि दिवाली पे सेल्स ज़्यादा है, वहाँ पे काम ज़्यादा है, तो दिवाली के लिए चले गए, ठीक है? वहाँ पे अपना बिज़नेस किया, दिवाली खत्म हुई तो वापस अपने गाँव आ गए। तो ये हमारा कहलाता है सीज़नल अर्बन माइग्रेशन। नेक्स्ट अगर एक्सेलरेशन की बात करें कि इंडिया के अंदर जो अर्बनाइजेशन है वो कैसे एक्सेलरेट हुआ,
तो इंडिपेंडेंस के बाद जैसे ही हमारी इकोनॉमी ने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को अपनाया, तो हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी काफ़ी ग्रोथ हुई थी। तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो लोगों ने इंडिपेंडेंस के बाद से ही रूरल एरियाज़ को छोड़ के अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर हम सेंसस की बात करें, डाटा की बात करें, तो 1901 में, ठीक है, 1901 में ये जो अमाउंट थी वो कितनी थी? 11.4%, यानी कि हमारी पॉपुलेशन का 11.4% जो है वो अर्बन एरियाज़ में रहता था। उसके बाद ये जो पॉपुलेशन है, वो फिगर जो है 2001 में बढ़कर कितनी होगी? 28.53% हो गई, ठीक है? और 2011 के सेंसस में और इंक्रीज़ हो गई और 30% हो गई। और यूएन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो डाटा है, वो 2030 तक बढ़कर 40.76% जो है वो होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के क्या कॉजेज़ होते हैं? तो पहला इंपॉर्टेंट कॉज़ होता है मैरिज। जैसे आप लोगों को पता है कि मैरिज के अंदर क्या होता है कि लड़कियों को अपने जो ससुराल है वहाँ जाना पड़ता है। तो जनरली कई बार होता है ना कि लड़की जो है वो गाँव की है, ठीक है? और जो उसका ससुराल है वो अर्बन एरियाज़ में, तो लड़की को माइग्रेट करके वहाँ पर जाना ही पड़ता है। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है कि अर्बन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट कंडीशन अच्छी है, टर्म एंड कंडीशन अच्छी है, ठीक है? पैसा अच्छा है, तो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। उसके बाद अगर एजुकेशन, कई बार क्या होता है कि शहरों में एजुकेशन बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है? कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी हमारे जो लोग होते हैं वो अर्बन एरियाज़ में चले जाते हैं। उसके बाद क्या है, लैक ऑफ सिक्योरिटी, कई बार लैक ऑफ सिक्योरिटी भी होती है। शहरों में जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिज़न टू रूरल एरियाज़, तो लोग लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ हमारे कॉजेज़ थे रूरल अर्बन माइग्रेशन के। तो यहाँ पर हमारा जो आज का फर्स्ट चैप्टर था डेमोग्राफिक फीचर्स, वो यहाँ पर ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। और अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में रूरल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कंसेप्चुअल वीडियो जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में रूरल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो ईजिली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूज़र हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना है जीईजीकेटी। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।